हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एनवायरमेंटल इशू का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। तीनों लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक मिलेंगे, आप अब डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के दोनों चैप्टर का अध्ययन कर चुका है। इसके अलावा जीवों में जनन और पुष्पी पादप में लैंगिक जनन भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्त, आप इस चैनल पर 12th के संपूर्ण सिलेबस का संपूर्ण समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल इशू, और इस चैप्टर में इससे पहले हम लोगों ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ चुका है। आज हम लोग वनोन्मूलन, ठोस अपशिष्ट और ध्वनि प्रदूषण और एक और टॉपिक पर्यावरण के संरक्षण में लोगों का योगदान, इन सारे टॉपिक्स का चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग वनोन्मूलन। तो देखते हैं जरा वनोन्मूलन है क्या। डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन का इंग्लिश क्या होगा तो डिफोरेस्टेशन। क्या है डिफोरेस्टेशन, समझेंगे जरा। तो जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ी है वैसे वैसे लोगों की जरूरतें बढ़ी है। जैसे एग्जांपल में ले ले तो घर, सड़क, रेलवे लाइन, बिजली, इन सारे उत्पादों के लिए हम लोग क्या किए कि काफी बड़े भूभाग पर लगे हुए वन को वन रहित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए। यानी कि बड़े भूभाग पर जो वन हम लोगों के पास था उसको हम लोग काट करके हटा चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वन क्षेत्र का या वन का वन रहित क्षेत्र में परिवर्तन, इसी को हम लोग नाम देते हैं वनोन्मूलन या डिफोरेस्टेशन। वनोन्मूलन या डिफोरेस्टेशन। अब देखिए जरा वनोन्मूलन का कारण क्या सब रहा। वनोन्मूलन के बाद इसका कारण क्या सब कारण रहा, काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या सब कारण रहा वनोन्मूलन का। तो ध्यान देंगे जरा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो कारण होगा वो हो गया बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी या बढ़ती जनसंख्या, एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये सबसे बड़ा कारण रहा है वनोन्मूलन का। जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें अलग अलग तरह के उत्पादों की जरूरत हुई, जमीन की जरूरत बढ़ी। यही सारा कारण रहा वनोन्मूलन का, वन को काटने का। इसके अलावा जो दूसरा कारण है आपका वो है दावानल। वो दूसरा जो कारण है वो क्या है तो दावानल। दावानल है क्या दावानल, तो समझेंगे जरा। फॉरेस्ट फायर इसका इंग्लिश होता है। जंगल में लगने वाले, जंगल में अपने आप जो आग लगती है उस आग को हम लोग दावानल नाम देते हैं। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल नाम देते हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर है जलवायु परिवर्तन। नंबर 3 में है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी हम लोगों का जंगल खत्म हुआ है। कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कहीं पर साल्ट यानी कि नमक की मात्रा अधिकता, या फिर कहीं मिनरल्स की कमी। ये सारा जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को जिस कारण से हम लोगों को वन की कमी या वनोन्मूलन का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पशुओं का अत्यधिक चारण,
इसके साथ साथ पशुओं का अत्यधिक चारण, यहां लिख देते हैं हम लोग पशुओं का अत्यधिक चारण, यानी कि जैसे जैसे हम लोगों के पास अत्यधिक चारण, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी तो इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण हुआ क्या कि हम लोगों को पशु की भी अधिकता हुई, हम लोगों के पास पशु की अधिकता हुई, और पशु की अधिकता होने के कारण क्या हुआ कि उसको उसके चारण के लिए, यानी कि उसको घास के लिए हम लोग को जमीनों की जरूरत पड़ी, भूमि की जरूरत पड़ी, इसके लिए भी काटे, और साथ के साथ जो हमारे पास जंगल था उसमें भी हम लोग क्या किए कि इस जंतु के, इस पालतू पशु के पालन पोषण के लिए वहां से भोजन एकत्रित करना शुरू किए, तो हम लोग को वनोन्मूलन का सामना करना पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे वनोन्मूलन के कारण के बाद वनोन्मूलन का प्रभाव। अब हम लोग जरा वनोन्मूलन का प्रभाव देखते हैं, कारण देख चुके हैं, अब प्रभाव देखेंगे कि वनोन्मूलन के कारण हम लोगों को किन सारे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला कारण होगा मृदा अपरदन। हम लोग को यह पता है कि मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी का एक जगह से कटके दूसरे जगह जाने का प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाता है। अब इस प्रक्रिया में वनोन्मूलन किस तरह से बढ़ोतरी करेगा, इस बात को समझिए। जहां जंगल है या जहां प्लांट है, पेड़ है, वहां पर बारिश की बूंदें सीधे जमीन पर नहीं गिरती है, और जब ये सीधे जमीन पर नहीं गिरती है तो उसके कारण, बूंद के कारण जो जमीन में होल यानी कि छिद्र होना है वो नहीं होगा, और मृदा अपरदन की प्रक्रिया कम होगी। वर्षा का जल, जहां पर जंगल है, जहां पर वन है, वहां वर्षा जल सीधा जमीन पर नहीं गिर पाती है, पहले पादप पे मतलब पेड़ पौधे पर गिरती है, जिसके बाद उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, और उसके बाद जब वो जमीन पर आती है तो इसके कारण मृदा अपरदन नहीं होती है। दूसरा, वर्षा की कमी। हम लोगों को पता है कि क्या एक आप बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि जंगल जो है ये बारिश को या मेघ जिसको आप कहते हैं बादल को आमंत्रण देती है या निमंत्रण देती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर जहां जंगल है वहां वायु की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जहां जंगल है वहां वायु की रफ्तार धीमी हो जाती है, और उस वायु के साथ जो बादल उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाना था, उस रफ्तार के कारण वहां रुकती है, और रुकने के कारण वहां जब बारिश होगी तो काफी तेज बारिश होती है। तो जहां जंगल नहीं होगी वहां वायु का रफ्तार काफी अधिक है, और उस रफ्तार के साथ हमारा जो बादल है वो भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, जिसके कारण वहां बारिश नहीं हो पाती है। ये एक कारण हुआ वर्षा की कमी का। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, बिना मतलब का, जिस समय में गर्मी होनी चाहिए उस समय में बरसात, जिस समय में बरसात है उस समय में गर्मी, जब ठंड का मौसम है तब हम लोगों को बरसात का आभास हो रही है। तो इस तरह के सारी चीजों का समस्या जो है वो जलवायु परिवर्तन है। अब इसके बाद जैव विविधता में कमी। जैसे ही हम लोग जंगल को खत्म किए, जैसे ही हम लोग जंगल को खत्म करेंगे तो जंगल को खत्म करने के साथ साथ वहां रहने वाले जीव भी अपने आप खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अब इस कारण से हमारे पास जो जैव विविधता है वो जैव विविधता भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होना और कुछ समय के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद रेगिस्तानी भूमि का बढ़ना। जब जंगल नहीं है तो वहां पर मिनरल्स का निर्माण या खनिज का निर्माण भी धीरे धीरे होगा, और जो हमारा उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे बंजर होकर के रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है, जहां पर ना आपको बारिश मिलेगी, ना आपके जमीन में मिनरल्स है, ना आप वहां उपज कर सकते हैं, ना आप वहां किसी चीज को उपजा सकते हैं। ये सारी समस्या जो है हम लोगों को वनोन्मूलन के कारण देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमें वन को संरक्षित करना चाहिए, जिसके कारण ये सारी समस्या का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़े। तो दोस्त, वनोन्मूलन का कहानी यही है। आगे हम लोग अब शुरू करेंगे ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट क्या है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ठोस अपशिष्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ठोस अपशिष्ट। सबसे पहले ये देखेंगे
कि ठोस अपशिष्ट है क्या। तो वो सारा अपशिष्ट जो हम लोग अपने घर, ऑफिस, नगरपालिका, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी जगह से ठोस के रूप में पर्यावरण में फेंकते हैं, वो सारा बेकार पदार्थ जो ठोस के रूप में है, जो हम अपने प्रतिदिन के उपयोग के बाद उसको फेंक देते हैं, वो सारा ठोस अपशिष्ट में आता है। ठोस अपशिष्ट को अगर नगर पालिका जो जिस अपशिष्ट को जमा कर रहा है उसको हम लोग नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के नाम से जानेंगे। नगरीय ठोस अपशिष्ट नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। कारण का बात करें तो कारण क्या सब होगा, तो हमारे घर में उपयोग होने वाला कुछ चीज है, हमारे ऑफिस में उपयोग होता है, हमारे स्कूल कॉलेज में उपयोग में आता है, हमारे नगर पालिका से यानी कि अलग अलग कार्यों से, यानी कि अलग अलग दुकान से या फिर अलग अलग जगहों से ये सारा उत्पन्न हो सकता है। तो कारण में आपके मन में जो भी आ रहा है, जहां से भी ठोस, अगर वो अपशिष्ट अगर ठोस है तो उसको हम लोग नगरीय ठोस अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट के नाम से जानेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि ठोस अपशिष्ट का कारण तो देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ठोस अपशिष्ट को नियंत्रित किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए जरा, ठोस अपशिष्ट को नियंत्रण करने का हम लोगों के पास क्या क्या उपाय है। तो देखिए जरा, ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण का जो हम लोगों के पास सबसे पहला उपाय है वो है पृथक्करण। वो है पृथक्करण। पृथक्करण कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करें कि जो अपशिष्ट नवीकरणीय है यानी कि रिसाइकलेबल है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फिर से नया बना सकते हैं। इन सारे अपशिष्ट को क्या किया जाए, अलग कर लिया जाए और उसको पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाए। जो अपशिष्ट हमारे लायक नहीं है, जिस अपशिष्ट को हम लोग फिर से पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उन सारे अपशिष्ट को हम लोग फिर से क्या करें कि एक जगह जमा करके मिट्टी के नीचे दबा दे। ये पृथक्करण। डंपिंग विधि और नवीकरणीय का ही किया जाएगा, जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जाएगा। डंपिंग वही विधि है जिसमें हम लोग गड्ढा बना करके और नवीकरणीय को या जिसका रिसाइकलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इन सारे अपशिष्टों को गड्ढा बना करके उसमें जमा करके ढक दिया जाए। कंपोस्टिंग। नवीकरणीय का कहानी होगा इसमें। नवीकरणीय जो अपशिष्ट हम लोगों के पास है, जो अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल है, अपघटनीय है, जो सड़ गल करके खत्म हो सकता है, इन अपशिष्टों को अगर हम लोग एक जगह जमा करके किसी भी भूमि में जहां पर हम लोग अलग अलग तरह के फसल को लगाते हैं, इन भूमि में हम लोग क्या करें कि सारे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को डाल करके छोड़ दे, तो ये हमारे लिए, हमारे खेतों के लिए मिनरल्स का कार्य कर सकता है, या खनिज लवण का निर्माण कर सकता है, या हमारे भूमि को उपजाऊ बना सकता है। इसके अलावा कंपोस्टिंग के अलावा अनुचित उपयोग से बचना। अब हमें उन सारे पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए जहां से सॉलिड वेस्ट का उत्सर्जन होगा, यानी कि जहां से भी ठोस अपशिष्ट बन रहा है उन सारे अपशिष्ट का उपयोग हम लोगों को कम कर देनी चाहिए। इसके अलावा जनता को जागृत करना, यानी कि जो लोग ठोस अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, जो लोग क्या, यानी कि हम लोग सभी लोग ठोस अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि ठोस अपशिष्ट के उत्पत्ति से हम लोगों को कितनी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो यह भी एक तरीका है जिससे क्या किया जा सकता है, ठोस अपशिष्ट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्त, ये ठोस अपशिष्ट है, इसका कारण और इसका नियंत्रण है। अब हम लोग आगे रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में देखेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के कहानी को इससे जरा सा आगे। शुरू करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट से। कारण क्या है,
प्रभाव क्या होगा, नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिव वेस्ट से हम लोग देखते हैं कि ये है क्या, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है, सबसे पहले इस बात का चर्चा, उसके बाद उससे आगे। ध्यान दीजिए, अलग अलग तरह के प्रक्रिया के कारण, नाभिकीय परीक्षण के कारण या अलग अलग तरह की और भी जो भी क्रिया चल रही है उसके कारण वातावरण में होता क्या है, कुछ रेडियो सक्रिय तत्व आ जा रहा है। तो जो रेडियो सक्रिय तत्व वातावरण में आ रहा है उसी को हम लोग नाम देते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। अलग अलग प्रक्रिया के कारण कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वहां पे उपयोग के लायक नहीं है लेकिन पर्यावरण में पहुंच जाते हैं, और पर्यावरण में पहुंचने वाले इन सारे तत्वों को हम एक साथ मिला करके नाम देते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। चलिए, कारण क्या है, कारण जरा देखें रेडियो एक्टिव वेस्ट का क्या क्या सब कारण रहा है। तो सबसे पहला कार्बन का समस्थानिक जो C14 है, कार्बन का समस्थानिक C14, ये अगर पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ती है तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट का कारण बनेगा, या फिर हम लोग उसको रेडियो एक्टिव वेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा नाभिकीय संयंत्र, अलग अलग तरह के नाभिकीय मशीन का उपयोग हम लोग, नाभिकीय मशीन का या फिर नाभिकीय संयंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये सारा कारण बनेगा रेडियो एक्टिव वेस्ट का। क्योंकि जब नाभिकीय विखंडन होगा तो वो सारा जब पर्यावरण में आएगा तो वही सारा आगे चल करके रेडियो एक्टिव वेस्ट का निर्माण करता है। आगे बढ़ते दोस्त, और बढ़ते नाभिकीय विस्फोट। जब नाभिकीय यंत्र तैयार होगा और उस नाभिकीय यंत्र का उपयोग अगर किसी अलग अलग जगहों पर विस्फोट के रूप में किया जाएगा, जैसे हम लोग जापान का हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी जानते हैं कि किस तरह से या कितना भयानक तरह का जो दृश्य है वो हम लोगों के सामने आया कि कब विस्फोट कितना समय पहले किया गया और आज तक उस विस्फोट का असर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कारण होगा नाभिकीय विस्फोट, भी कारण होगा रेडियो एक्टिव वेस्ट का। रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग, बहुत सारा कंपनी अनुसंधान केंद्र ऐसा है जहां रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इन सारे रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो उपयोग चल रहा है, ये सारा उपयोग रेडियो एक्टिव वेस्ट का भी कारण बनेगा। इसके बाद एक्सरे, ये तो आए दिन हम अपने बॉडी के सामान्य चेकअप के लिए करवाते रहते हैं, तो ये एक्सरे भी हमारे लिए कारण बनेगा रेडियो एक्टिव वेस्ट का। प्रभाव क्या होगा, तो सबसे पहला जो प्रभाव सबसे खतरनाक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है तंत्रिकीय और पेशीय परिवर्तन। तंत्रिकीय और पेशीय परिवर्तन। दूसरा, आपको त्वचा कैंसर और ट्यूमर की उत्पत्ति हो सकती है, WBC की क्षति हो सकती है। यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब WBC की क्षति होगी तो इसके कारण हम लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी और उसके कारण क्या होगा कि विभिन्न तरह के रोग हम लोगों के शरीर में उत्पन्न हो सकता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ओजोन की क्षति, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ओजोन, ये आपको बता दिया गया है। वायु प्रदूषण में आप पिछले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 3 में, तो आपको मिलेगा वायु प्रदूषण में ओजोन क्या महत्व है हम लोगों के लिए। तो ओजोन की क्षति होगी। इसके अलावा बंध्यता और दृष्टि दोष। बंध्यता क्या है, अगर कोई मेल या फीमेल चाहते हुए भी संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकती है या कर सकता है, या कोई भी पार्टनर के बारे में आप कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर चाहते हुए भी असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहा है तो वो कंडीशन बंध्यता कहलाता है। बंध्यता और इसके साथ साथ दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो सकता है। बंध्यता और दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो सकता है। इस तरह का समस्या हम लोगों को रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं यहां से और देखते हैं जरा कि इसका नियंत्रण क्या है। तो सबसे पहले निस्तारण सुरक्षित होना चाहिए। अगर आप यूज इसके बाद भी कर रहे हैं तो आप इसका निस्तारण, यानी कि जो वेस्ट आया उसको इस तरह से यहां से पर्यावरण से हटाइए कि लोगों के पहुंच से वो दूर रहे। दूसरा, दुर्घटना के विरुद्ध सुरक्षा।
कि अगर आप अलग अलग तरह का परीक्षण कर रहे हैं तो उस परीक्षण के बाद अगर किसी तरह का दुर्घटना हो रहा है तो उसके लिए सुरक्षा दिया जाना चाहिए पब्लिक को कि किस तरह से, मतलब किस दुर्घटना के बाद कंपनी वाला किस तरह का जुर्माना या हर्जाना भरेगा, इस तरह का बात होना चाहिए। इसके बाद रक्षात्मक उपाय, अगर कोई उस फील्ड में कार्य कर रहा है, कोई वर्कर वहां कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में जहां नाभिकीय परीक्षण चल रहा है, उसके लिए प्रॉपर वस्त्र होना चाहिए और इसके साथ के साथ उसका जो है इलाज भी, रेगुलर चेकअप भी चलते रहना चाहिए। रक्षात्मक कार्य यही होगा। इसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट का रिसाव नहीं होना चाहिए। अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट का आप उपयोग कर रहे हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का नाभिकीय यंत्र का, संयंत्र का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो करिए, लेकिन किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट पर्यावरण में नहीं आना चाहिए। ये सारा नियंत्रण का उपाय है हम लोगों के पास। यहां आपको एक चीज देखने के लिए नहीं मिलता है, जनता को जागृत करके, क्योंकि हम लोगों के द्वारा बहुत कम ही मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट पर्यावरण में जाता है। बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र, गवर्नमेंट, इन्हीं के अलग अलग कार्यों से रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो हमारे पर्यावरण में आता है। इसलिए जनता को जागृत करके इस प्रदूषण का या इस वेस्ट से बचने का हम लोगों के पास कोई भी उपाय नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्त, यहां तक का कहानी ये है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। आगे हम लोग शुरू करेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो शुरू करते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या है। नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। ध्यान देंगे जरा कि नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो आए दिन हम लोग क्या देखते रहते हैं कि लगातार हमारे पर्यावरण में या फिर हमारे चारों तरफ लगातार आए दिन अनवांछित है, यानी कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल चेंज साउंड में देखने के लिए मिलता है। लगातार हॉर्न का बजना, एरोप्लेन का चलना, डीजे वगैरह का साउंड का बजना, लाउड स्पीकर का बजना, ये सारा जो हमारे सुनने की क्षमता से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सारा ध्वनि प्रदूषण में आता है। और इसका कारण आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या क्या है। या ध्वनि प्रदूषण को आप शोर का भी नाम दे सकते हैं, शोर का नाम दे सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का अगर बात करें कि ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या सब है, तो सबसे पहले नंबर में आएगा पटाखा। अलग अलग मौके पर हम लोग पटाखा का उपयोग लगातार करते रहते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण बनता है। इसके बाद लाउड स्पीकर, इसके अलावा हॉर्न, इसके अलावा हॉर्न का बजना, यह भी कारण बनेगा ध्वनि प्रदूषण का। इसके अलावा उद्योग, परिवहन, ध्यान देंगे जरा, विभिन्न कार्यक्रम में चलने वाले पटाखा ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। उसी कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का भी बजना आम बात है, यह भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण होगा। हॉर्न का बजना, स्कूल या अस्पताल वाले क्षेत्र में हॉर्न प्रतिबंधित है, इन क्षेत्रों में भी हॉर्न का उपयोग जो है वो होता है, तो ये सारा कारण बनता है ध्वनि प्रदूषण का। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योग, जिस उद्योग में अलग अलग तरह के कारखाने में अलग अलग तरह की चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, वो सारा उद्योग ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा परिवहन, विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल्स जो हम लोग यूज करते हैं,
चाहे वो बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, या फिर चाहे हम लोग ट्रेन का यूज करते हो, वो सारा ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। अब ध्यान देंगे जरा कि हम लोग ये कैसे समझे कि कौन सा ध्वनि प्रदूषित है और कौन सा ध्वनि प्रदूषित नहीं है। तो ध्यान देंगे, मानव के सुनने की क्षमता, सुरक्षित सुनने की क्षमता लगभग 45 डेसिबल है। डेसिबल ध्वनि का यूनिट है, मापा जाता है ध्वनि को इस यूनिट से। 45 डेसिबल यूनिट का ध्वनि मनुष्य के लिए सुरक्षित सुनने की क्षमता देती है। अगर इस डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो सारा ध्वनि हम लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। प्रभाव देखेंगे, प्रभाव क्या होगा, तो कुछ भयानक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक, इसके अलावा बहरापन, इसके अलावा मस्तिष्क का सामान्य रूप से कार्य नहीं करना, मस्तिष्क का सामान्य रूप से कार्य नहीं करना, सामान्य रूप से मस्तिष्क का कार्य नहीं करना। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, ध्यान देंगे जरा क्या सब हो सकता है। अगर कोई पर्सन हार्ट डिजीज से रिलेटेड है तो उस व्यक्ति में ध्वनि प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक भी हो सकती है। बहरापन, ये तो सामान्य लोगों के लिए भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा सामान्य रूप से मस्तिष्क का कार्य नहीं करना, आपके सुनने की क्षमता से अधिक क्षमता में अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो आपके सोचने समझने की शक्ति घट जाती है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, लगातार अगर आप हाई साउंड में यानी कि उच्च ध्वनि प्रदूषण में है तो आपके नेचर में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। इसके अलावा कार्य योग्यता में कमी भी आप देख सकते हैं। कार्य योग्यता में कमी, जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपका धीमा हो जाएगा। तो ये सारा प्रभाव होगा या दुष्प्रभाव आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि खराब प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है नहीं, इसलिए दुष्प्रभाव के नाम से भी हम लोग दुष्प्रभाव भी इसको कह सकते हैं। तो ये हम लोगों को ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग नियंत्रण देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण क्या है। तो आप सीधा समझिए कि जिन कारणों से ये उपयोग आ रहा है इन कारणों पर रोक होनी चाहिए। जैसे पटाखा, इन पर बैन होना चाहिए कि विभिन्न कार्यक्रम में या फिर किसी भी जीत के उत्साह में इन सारे कार्यों में जहां पटाखा उपयोग किया जा रहा है या तो वो बैन होना चाहिए या नहीं तो फिर वो कम उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा लाउड स्पीकर, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि रात 10 बजे के बाद हाई वोल्टेज में यानी कि काफी ज्यादा आवाज में जो है लाउड स्पीकर को नहीं चलाया जा सकता है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है। हॉर्न का बजाना, उन क्षेत्रों में ही हॉर्न का उपयोग होना चाहिए जहां जरूरत है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सारे जगहों पर हॉर्न का बजना बंद होना चाहिए। उद्योग, जिस उद्योग में काफी अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषित हो रहा है उस उद्योग में ध्वनि अवशोषक यंत्र का उपयोग होना चाहिए। और इसके अलावा परिवहन में जो भी उपयोग अगर हाई क्वालिटी का यानी कि काफी उच्च वोल्टेज के ध्वनि का उपयोग किया जा रहा है अलग अलग तरह के परिवहन तंत्र में, जैसे बाइक में या फिर ट्रक में, इन सारे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, या फिर एक लिमिट करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि किस तरह से मतलब कितने डेसिबल के साउंड को मैक्सिमम किसी भी परिवहन यंत्र में जो है उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये नियंत्रण का हम लोगों के पास उपाय है। अब हम लोग पर्यावरण संरक्षण में लोगों के योगदान का चर्चा थोड़ा सा करते हैं। आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ध्यान देंगे, भारत हमेशा से जैव विविधता का देश रहा है और इसके साथ ही उस जैव विविधता को कंजर्व करने में भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इसके लिए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए या फिर जीवों को संरक्षित करने के लिए या फिर जंगलों को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों ने जान तक त्यागी है। यहां पर हम लोग वही अमृता देवी बिश्नोई, जिसके बारे में आपको 9th या 10th में भी बताया गया है, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ को बचाने के लिए कुछ क्षेत्र में उत्तराखंड के टिहरी ग्राम में अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक और महिला और उसके साथ 363 और लोग पर्यावरण को बचाने के लिए शहीद हो गए। चिपको आंदोलन के नाम से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यहां पर उस समय के पदासीन जो भी राजा थे वो उनके महल के निर्माण के लिए जंगल से लकड़ी काटने का ऑर्डर था, जिसको उस लकड़ी को काटने से बचाने के लिए या फिर उस पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और साथ के साथ 363 लोग एक साथ उस पेड़ से चिपके, जिसके कारण राजा के लोगों ने उन 363 लोगों को और उसके साथ अमृता देवी बिश्नोई को भी जंगल के साथ काट दिया गया था। इस आंदोलन का जो अभी नेतृत्व किया जा रहा है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इसी तरह से कर्नाटक में एपिको आंदोलन का शुरुआत हुआ। इसी चिपको आंदोलन के शुरुआत पर एपिको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो दोस्त ये इस चैप्टर का कहानी है। सारा चैप्टर हम लोग जो है कर चुके हैं। इसके अलावा एक बात आप और याद रखेंगे, ध्वनि कुछ एक्ट हैं एनसीईआरटी में दिए हुए, आप उस एक्ट को ध्यान से देख लेंगे। सारा एक्ट आपको याद रहना चाहिए, वो आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। एक बात आपको जो यहां मुख्य रूप से याद रखना है वो ये कि सन 1958 ईस्वी या 88 ईस्वी में गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया कि ध्वनि प्रदूषण को जल प्रदूषण के साथ ही जोड़ दिया गया है। इसलिए आपको ध्वनि प्रदूषण का कोई भी एक्ट नजर नहीं आएगा। आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। बस आपका ये चैप्टर इसी तरह से यहां पर खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, हम लोगों को मोटिवेशन मिले, ऊर्जा मिले और साथ में आपकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चलती रहे। चलिए धन्यवाद। अगले लेक्चर के लिए आप इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।